ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप कैंडल स्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं ना, आप जस्ट यहाँ पे लिखें टॉप 10 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है जी, ये आप लगा दें और इमेज के सेक्शन पे आप क्लिक कर दें, दैट्स इट। आपको जितने भी ये पैटर्न है ना जो पढ़ाए जाते हैं प्राइस एक्शन में, सारे के सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। सारे ये आप देख लें, ये बुलिश के सारे पैटर्न है और नीचे जो है इसके वो बेरिश के भी पैटर्न दिखाए जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि फिर अगर हमने ये नहीं पढ़ना तो फिर हमने पढ़ना क्या है, हम किस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सर हम प्राइस को पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि यार ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल कैसे बन गई है। बाज कैंडल में लंबी डंडी होती है, बाज में नहीं होती है, बाज में बड़ी बॉडी होती है, बाज में आधी बॉडी होती है। ये है क्या, ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये बनता कैसे है। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि ये जो मार्केट अगर गिर रही है तो भई आपने देखना है कि जहाँ पे उसने अपना हायर मतलब एक जो हाई है, रीसेंट हाई वो ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें कैसे पता? बाय जाते-जाते मार्केट जैसे ही अपना रीसेंट लो ब्रेक करेगी, सेल में आ जाएगी। ये कैसे पता? ये क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? हम बेसिकली लॉजिक्स को पढ़ेंगे, हम इसको कैंडल्स को नहीं पढ़ेंगे। ये आई थिंक सबने पढ़ी होंगी, ठीक है? और अगर नहीं पढ़ी किसी ने तो भाई यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ पड़ी हैं, आप किसी की भी जाके देख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? फिर हमने क्या पढ़ना है सर? हमने पढ़ना है कि कैंडल स्टिक्स से ट्रैप कैसे दिया जाता है, फेक आउट कैसे दिए जाते हैं, ये जो पिन बार जो डोजी कैंडल्स हैं, जो इंगल्फिंग कैंडल्स हैं, ये कैसे बनती हैं, प्राइस किस तरह से एक्शन करती है, किस तरह से मूव करती है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं पहले आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप मुझे पहले बताएं कि एक मूवी है स्कैम 1992, किसी ने देखी है आप में से? सीरीज है बेसिकली, 7-8 एपिसोड है उसके। आप में से किसी ने देखी है तो बताएं, माइक पे आ जाएं। चलें जी, आपने देखी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और आगा साहब के अलावा और किसी ने देखी है? आई डोंट थिंक किसी ने देखी है। अच्छा जी, नहीं अगर देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें। ठीक है, मैं इसका आपको लोगो भी दिखा देता हूँ किस तरह की है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है जो कि आई थिंक अभिषेक बच्चन की है, वो आप भले नहीं देखना, उसमें आपको इतनी चीजें समझ नहीं आएंगी। ये वेब सीरीज है, इसको आप देखना, ये 7-8 एपिसोड है। इसको देखने के बाद ना इंशाअल्लाह ताला आपको ये समझ आएगा कि ये जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो कैंडल्स को देख के कि बस ये बस बाय जा रही है तो बाय कर लिया, सेल आ रही है तो सेल कर लिया। मार्केट इससे बहुत बड़ी चीज है। ये कैंडल से मार्केट नहीं चलती, मार्केट चल रही है इसलिए कैंडल बन रही है। पॉइंट समझ आ रहा है? कैंडल्स मार्केट को नहीं चलाती, मार्केट कैंडल्स बनाती हैं, जिसको देख के लोग अपना पैसा कमाते भी हैं और गवाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है सर? हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी चार्ट है, जब उसमें प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है ना, तो आप लोगों को सिर्फ वो चीजें दिखाई जाती हैं जो ब्रोकर चाहता है और जो बड़े इन्वेस्टर्स चाहते हैं। आप सिर्फ वो देखेंगे। क्यों देखेंगे जी वो? बिकॉज आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न पढ़ाए गए, आपको ये नहीं बताया गया कि मार्केट में रियल और फेक डिमांड एंड सप्लाई कैसे की जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये आपको नहीं पता। इसकी मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। एक केस स्टडी लेते हैं अपन, मैं अपनी केस स्टडी देता हूँ मिसाल, ये हाइपोथेटिकली, सच नहीं समझना इसको। मिसाल के तौर पे एक दो भाई हैं, पहले का नाम है बिलाल, दूसरे का नाम है फराज। मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, वहां शायद आपको समझ आ जाए। H1 में चलते हैं। अच्छा, सो बिलाल जो है, मतलब ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। दो भाई हैं, ठीक है, बिलाल है पहला, दूसरा उसका जो भाई है वो फराज है।
सही, ये दो भाई हैं, इनकी कंपनी है, लेकिन कंपनी में जो मेजर स्टेक्स है ना, वो समझ लो बिलाल के नाम से, फराज के, यानी कि उस कंपनी में प्रेजेंस कोई शो नहीं करवाएगी, लेकिन है तो उसका भाई, लेकिन कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं, हो सकता है उसकी अपनी कोई और कंपनी हो, बट जो बिलाल वाली कंपनी, उसमें फराज का कोई नाम नहीं है। सही है, यानी इस बिलाल वाली कंपनी में फराज जो है वो अननोन पर्सन है, उसका कोई जिक्र नहीं है ज्यादा। अब किसी वजह से ये मार्केट जो है, यहाँ से फर्ज करते हैं जी, ये बाय ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड में थी, इस तरह मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है और अप ट्रेंड में जा रही है। अब मैं यहाँ दो सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। पहला मेरा सवाल, क्वेश्चन नंबर वन, वो ये है कि आप बताइए कि जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, क्या लोग, जो आम लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, क्या वो इस ट्रेंड को देख के बाय करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, कोई भी आ जाए माइक पे। आदमी बात है, करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर बड़े प्लेयर्स ने देखा कि यार हम मार्केट को ऊपर ले आए, लोगों ने बहुत पैसा डाल दिया हमारे स्टॉक में, अब हमें क्या करना है जी, इन सब का पैसा खाना है। मैंने तो आपको पढ़ाया हुआ है ना कि पैसा कहाँ है लोगों का, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, ठीक है। ये हर स्विंग पे पैसा है, यहाँ पे भी पैसा था, 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 लेकिन जब ये मार्केट ऊपर गई तो इन सब का तो लॉस हो गया। सही है, इनका तो पैसा चला गया ना, जिसने यहाँ से सेल किया वो भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी मार्केट से सेलर तो निकल गया। अब बचा कौन? बायर। अब मुझे बताएं कि अगर मार्केट अचानक क्रैश हो जाए, गिर जाए, तो कोई भी एक भाई मुझे आके या मेरी बहन बेटी को आके बताएं कि क्या अगर अचानक मार्केट क्रैश हो जाएगी तो ये जो बायर्स हैं इनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताएं। लॉस होगा, सिंपल सी बात है। अब जो दूसरा सवाल है ना, वो बड़ा मजे का है, वो मिलियन डॉलर का सवाल है। वो ये है कि जब मार्केट सीधी सीधी मजे से बाय जा रही है, तो यार ऐसा कुछ तो होगा ना पीछे कि अचानक गिरना शुरू हो जाए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, या खुद ब खुद हो जाएगा? बताइए। मार्केट को सेल ट्रेंड में लाने के लिए पीछे बैक एंड में जो आपको नजर नहीं आ रहा, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट अचानक क्रैश हो गई। आपको ऐसा लगता है या अपने आप हो जाएगा? क्या लगता है? मकसद, पॉइंट तो मेरा यही है ना सरकार, स्मार्ट मनी को आप छोड़ दें, आप ये समझें कि कोई तो लोग पीछे बैठे हैं ना जो ये गेम डालेंगे। अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब वो जो पीछे लोग जो गेम डालेंगे ना, वो गेम कैसे करेंगे सर? वो आपने आज समझना है। वो क्या करेंगे सर? मैंने आपको बताया ना, ये दो भाई हैं कंपनी में, ठीक है, बिलाल एंड फराज। अब जो मेजर स्टेक है, जो मेजर जो शेयर होल्डर है, वो कौन है जी? वो बिलाल है, उसकी कंपनी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जिस बंदे की कंपनी हो, क्या वो किसी भी स्टॉक की प्राइस को कम या ज्यादा कर सकता है? इतनी बात आपको समझ आती है, लॉजिक समझ आता है या नहीं आता? आता है तो बताएं, फिर हम आगे चलें। यानी एक बंदा है, वो मालिक है कंपनी का, क्या वो उसकी प्राइस को, उसको गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है? ऐसा आप मानते हो? नहीं नहीं, पार्टनर को छोड़ दें, गिरा सकता है या बढ़ा सकता है, ये मानते हो? कुछ भी कर सकता है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा वो गिराता और बढ़ाता कैसे। भाई किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी की जो प्राइस है, अगर हमने उसको गिराना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या हम उस कंपनी के शेयर्स की बहुत बड़ी तादाद को अगर अचानक बेच दें, यानी सप्लाई आ जाए बहुत बड़ी, तो क्या उस कंपनी का शेयर गिर जाएगा या बढ़ेगा? बताओ। गिर जाएगा। ये तो समझ आ गया गिरने का। बढ़ाने का भी बता देता हूं, अगर अचानक किसी भी कंपनी के स्टॉक में बहुत बड़ी बाइंग आ जाए, डिमांड आ जाए बहुत बड़ी अचानक, क्या उसका प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा? यहां तक अगर किसी मेरे भाई को, मेरी या बहन को, बेटी को कुछ बात समझ नहीं आए, बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं।
प्राइस कैसे गिरेगा कैसे बढ़ेगा ये भी बता दिया। क्लियर है तो भी बता दें, फिर मैं आगे पॉइंट अपना क्लियर करूँ। ठीक हो। अब सर होगा क्या कि जब मार्केट एक ऐसे अप ट्रेंड चलाती है ना, काफी ऊपर चली जाती है, तो अब इन्वेस्टर्स ने अभी तक, हो सकता है जिसकी कंपनी है ना, उसने पैसा बहुत ज्यादा नहीं बनाया, उसने सिर्फ ये सेलर्स का पैसा खाया है। अब उसका दिल है कि ये जो बायर्स है ना, मैंने इनको भी नहीं छोड़ना, इनका पैसा खाना है। तो वो खाएगा कैसे? सर सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो एक फेक सप्लाई बना देंगे। वो फेक सप्लाई कैसे बनेगी सर? कंपनी के ऑनर का नाम हमने लिखा था जी बिलाल। ये क्या करेगा, इस प्राइस के ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है ना शेयर्स की, बिलाल साहब ने क्या करना है जी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, क्या करना पड़ेगा इसको बताओ, सेल करना पड़ेगा बाय करना पड़ेगा अगर इसको गिराना है? सेल कर देगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो है ना भाई, ये बेच देगा अचानक, किसी को पता नहीं है। बेचेगा किसको? ये है मिलियन डॉलर का सवाल। गैस करो जरा, किसको बेचेगा ये? ये अपने भाई को बेच देगा। यानी शेयर्स घर में ही हैं, गए किधर नहीं है। तो बिलाल साहब ने क्या किया जी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर सेल कर दी। ठीक है। और फराज साहब जी ये क्या करेंगे, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को बाय कर लेंगे। ये डेली होता है मार्केट में, रोज होता है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो शेयर्स हैं, फराज साहब क्या करेंगे जी, ये बाय कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि इसमें इस बड़े इन्वेस्टर को कोई नुकसान हुआ यहां तक, इस प्रोग्राम तक जो भी इसने किया? इसने एक बाय का बटन, एक सेल का बटन दबा दिया, इसके भाई ने बाय का बटन दबा दिया, बात खत्म हो गई। इनको कोई लॉस हुआ अभी तक बताओ? नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब जब इतनी बड़ी सप्लाई आई, तो सर होगा क्या कि मार्केट क्रैश कर जाएगी। और जो गोल्ड को ट्रेड करते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि गोल्ड बाद औकात ऐसे गिरता है। ये देखा किसी ने इस तरह से गिरते हुए? यानी ऊपर गया बहुत दिनों में और नीचे आ गया चंद दिनों में। क्या किसी ने इसको नोटिस किया, बैक टेस्ट किया है? अगर नहीं किया तो ये आज का असाइनमेंट समझ लो। चेक करना कि बाय ट्रेंड में मार्केट कितने दिन में ऊपर गई, और जिस जगह से बाय जाना शुरू हुई वहां तक मार्केट कितने दिनों में आ गई, या उससे भी नीचे जो मार्केट गई है वो कितने दिन में गई है। तो आप ये देख के सर शॉक में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केट फर्ज करो अगर 10 दिन में बाय गई है ना, तो वो 5 6 या 7 दिनों में मैक्सिमम गिर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। ये हर रोज होता है। छोटे टाइम फ्रेम में तो डेली, मतलब एक दिन में कई कई दफा होता है, लेकिन बड़े टाइम में ये थोड़े टाइम के बाद होता है, लेकिन होता है ऐसे ही। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हुए देखा आपने गोल्ड में, या नहीं देखा है? देखा है। अब जब ये इधर आ गया अचानक, तो ये जितने बायर्स थे, जिन लोगों ने बाइंग की, ये तो मर गए, ये तो लॉस में आ गए, इनके तो अकाउंट वॉश आउट हो गए। तो अब मुझे बताओ कि जब इनके अकाउंट वॉश आउट हो गए, इनको लॉस हो गया, ये बेचारे ख्वार हो गए, ये पैसा किधर गया? क्या लगता है आपको? क्या ये पैसा बड़ी मछलियों ने खाया, कंपनी के मालिकों ने खाया या नहीं खाया, क्या लगता है? अब अगेन एक वही सवाल आता है कि भाई अब तो ये गिर गया है, अब लोग तो बाय नहीं करेंगे, लेकिन रिटेलर अब सेल करेगा। क्यों सेल करेगा? क्योंकि जब मार्केट को रिटेलर्स इतनी तेजी से क्रैश होता हुआ देखेंगे, तो आप बताओ कोई बाय करेगा या सेल की ट्रेड लगाएंगे सारे?
गिरती हुई देखेंगे तो सेल ही करेंगे ना, बाय तो कोई पागल होगा। हम अगर बोलेंगे बाय करो तो बोलेंगे तुम्हारा तो दिमाग खराब है, मार्केट तो क्रैश हो रही है, हम तो बाय नहीं करेंगे, सेल करेंगे। और जब ये सब सेल करेंगे तो मुझे बताइए क्या फिर मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा सकती है? ऐसे जाती हुई देखिए, ये हो सकता है एक वेव ना हो लेकिन जाती ऐसे ऊपर ही है, देखा है? ये गोल्ड का लाइव चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, H1 का। आज आप इसको बैक टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, आपको ये स्ट्रक्चर बहुत दफा दिखेगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने सीधा बना दिया है, मैं इसमें स्विंग डाल देता हूँ आपको। स्विंग अगर बना के दूंगा ना तो आपको इंशाल्लाह परेशानी भी नहीं होगी। ये इस तरह फिर ना ऐसे 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 करता हुआ ना ये ऐसे ऊपर निकल जाएगा। सर ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको गोल्ड में बहुत दिखेगा, और मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना मैंने इसी पे बनाई है। जब ये सारे बायर्स आउट हो गए, ठीक है, ये यहां से ट्रेंड चला था, मेजर लिक्विडिटी इसके नीचे थी, मार्केट ने सारा पैसा खा लिया। सारा पैसा खाने के बाद मजीद लोगों को सेल करवा रही है। तो अब जब सब यहां सेल करेंगे तो बताओ, अब स्मार्ट मनी या जो बड़ी कंपनी का मालिक है वो मार्केट को गिराना चाहेगा या खरीदना चाहेगा? दोबारा क्या करना चाहेगा बताएं? खरीदेंगे। अब दोबारा स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जाएगी? अब ये प्रोसेस आप में से कोई भी बता दे कि ये जो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने पहले, बिलाल साहब ने क्या किया, सेल का बटन दबाया, फराज साहब ने बाय का बटन दबा दिया। अब बताओ ये कैसे बाय लेके जाएंगे दोबारा ऊपर? क्या गेम होगा पीछे मार्केट में? अब फराज साहब क्या करेंगे, वो सेल कर देंगे, बिलाल साहब बाय कर लेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। सर हाँ, ऐसे ही है सर, ये डेली होता है, ये रोज होता है सर। 5 मिनट टाइम फ्रेम खोले आपका दिमाग चकरा जाएगा ये सारा सेटअप देख के। हर रोज मार्केट ऐसे करती है। अब मुझे बताएं कि जिस बंदे को इस सेटअप पे ग्रिप आ गई, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, बताओ वो इस मार्केट में सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता? वही 5% में बैठे हुए हैं। भाई चली जाती है, सेल आ जाती है। सरकार, ये गेम है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गेम, और इसकी आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मिलेगी क्रिप्टो में, क्रिप्टो करेंसी में। आपको इतनी एग्जाम्पल्स मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कई ऐसे कॉइन्स बता सकता हूं 97% से भी ज्यादा क्रैश हो गए, ठीक है, और वो कभी पंप नहीं होंगे, ये भी बता सकता हूं। वो क्यों पंप नहीं होंगे उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी क्या है वो आपको सुना देता हूँ। फर्ज करो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, या कोई प्लाजा बनाना है, या कोई कुछ भी करना है, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। लेट से उसने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना है, सही है। अब 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप बताओ कि क्या वो, अगर गलत तरीके से वो कर रहा है, भाई लीगल है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गलत प्रोजेक्ट है, इलीगल है, क्या वो बगैर रिश्वत दिए कामयाब कर हो सकता है? मतलब वो बना सकेगा? पहले तो मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट उसको बनाने देगी, या जो भी लोग होंगे जो रिश्वत खाते हैं वो बनाने देंगे उसको 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बगैर रिश्वत के? कभी भी नहीं ना। तो उसका मतलब उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। अब जो रिश्वत देगा क्या वो व्हाइट में देगा, ब्लैक में देगा? ये भी बता दें। ब्लैक में देगा ना, व्हाइट में तो दे नहीं सकता। अब वो उस ब्लैक को व्हाइट करके कैसे देगा, ये है असल $1,000,000 का सवाल। इसके अंदर लोग बर्बाद होते हैं, क्रिप्टो वाले। ब्लैक को क्रिप्टो से व्हाइट कैसे किया जाता है, ये किसी को पता है तो बताएं, आ जाए माइक पे। नहीं, कैसे एग्जैक्ट एग्जैक्ट कैसे करेगा सेटअप, वो हमने तो समझना है ना, पूरी कहानी समझ आए। अब मिसाल है, मैं इसको आपको शॉर्ट यानी समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बंदा था, उसने 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना, इलीगल प्रोजेक्ट है।
फर्ज करो वो किसी के पास जाता है कि यार ये मुझे अलाउ कर दो, वो कहता है ठीक है मुझे 10% दे दो कमीशन, या 20% दे दो, या 30% दे दो, या 50, जो भी उनकी डील होती है। मिसाल है, मैं 5% की बात कर लेता हूँ, ये 100 या 10% की बात कर लेते हैं, राउंड फिगर हो जाएगा। तो जी 1000 करोड़ का 10% 100 करोड़ होता है, सीधा सीधा। ठीक है। अब वो जो 100 करोड़ है ना, वो डायरेक्ट तो दे नहीं सकता ना, वो तो ब्लैक हो जाएगा। जिस बंदे को देगा उससे भी सवाल होगा कि भाई पैसा किधर से आया तुम्हारे पास। तो अब उसको वाइट कैसे किया जाता है, ये पूरी दुनिया में होता है। ठीक है। पूरी दुनिया में, इवन बहुत सारे बड़े मुल्कों में भी होता है। अब सरकार होना क्या है कि जो वो बंदा जिसने 100 करोड़ की रिश्वत देनी है ना अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या करेगा, वो अपने बंदे को जिसको पैसे देने हैं उसको कहेगा भाई ये फला फला कॉइन्स है, वो उसको 5 करोड़ रुपए वाइट में दे देगा। 4-5 करोड़ तो बड़े लोगों के लिए कोई बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं है। वो कहेगा यार ये तुम 4-5 करोड़ रुपए लो, ये मेरी कंपनी है, या ये मेरा क्रिप्टो कॉइन है, या ये मेरा स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, तुम ये 5 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर दो। अब वो जो 5 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हो गए, अब वो आप क्रिप्टो कॉइन समझ लो, स्टॉक समझ लो, कंपनी समझ लो, गोल्ड समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो अपने लिए एक एक्स है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 5 करोड़ उसमें डल गए। अब अगर वो छोटी कंपनी है और अचानक उसमें 5 करोड़ इस बंदे ने डाला, 95 करोड़ पीछे से आया, 100 करोड़ की बाइंग आ गई एकदम। तो जब 100 करोड़ की डिमांड आएगी, बताओ प्राइस पंप करेगी या नहीं करेगी? क्या लगता है? बताइए। पंप करेगी। अब उस पंप करती हुई प्राइस को देख के बहुत सारे बेवकूफ जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर देख के पैसा डाल देते हैं, क्या वो इस पंप को देख के कूदेंगे मार्केट में? बताइए। पढ़ाया जाता है ना, टॉप गेनर्स में देख लो, टॉप लूजर में देख लो, हम भी चले गए। मिसाल है, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे डाल दिया। अब यार ठीक है, तो 10% बढ़ गया तो 15% बढ़ गया, क्या वो उसको देख के अपना पैसा उसमें डालेंगे या नहीं डालेंगे? ये भी बता दें। डालेंगे। 100 करोड़ तो इस बंदे ने डाला था। अब दुनिया में इतने लोग, हो सकता है कोई 1 लाख बंदा, 5 लाख बंदा, 10 लाख बंदा भी उसमें पैसे डाल दे। तो वो जो पंप हुआ था उसमें जो प्रॉफिट होगा उस मालिक को, उस इन्वेस्टर को, तो हो सकता है उसको 500-700 करोड़ का हो जाए। ठीक है। ये तो एक चीज होगी। दूसरी चीज, जिसको रिश्वत देनी थी, जिसने 5 करोड़ डाला था, तो उसकी प्राइस अगर इतनी पंप होगी, क्या वो 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा? बताइए। जाएगा। जैसे ही उसका टारगेट पूरा होगा ना, कि भाई ठीक है आपका पैसा आपको मिल गया, वो कहेगा ठीक है जी मिल गया। अब पहले ये बताओ वो व्हाइट है या ब्लैक है जो उसको प्रॉफिट मिला? व्हाइट हो गया ना। अब अगर उससे को पूछता है कि सर ये 100 करोड़ कहाँ से आया, वो कहेगा भाई मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे प्रॉफिट हो गया, बात खत्म, आपका जो टैक्स बनता है ले लो। उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, वो टैक्स भी दे देगा। तो भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये तो व्हाइट है, ट्रांजेक्शन क्लियर होगी। लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने पूरा गेम किया, उसका टारगेट तो पूरा हो गया जो उसने देनी थी किसी को पेमेंट। अब मुझे ये बताएं कि क्या वो टारगेट पूरा करने के बाद उस प्रोजेक्ट को दोबारा क्रैश करेगा या नहीं करेगा, अपना पैसा सारा खींचेगा या नहीं खींचेगा, या उसको छोड़ देगा ऐसे कि भाई पैसा पड़ा रहे इसमें? क्या लगता है आपको, बताओ। वो तो सारा पैसा खींच लेगा। उसका तो प्रोजेक्ट एंड हो गया ना, उसका जो मेन कंसर्न था, जो मकसद था, वो तो पूरा हो गया। अब जब वो सारा पैसा निकालेगा तो बताओ कि क्या फिर वो स्टॉक क्रैश कर जाएगा? 97%, 99%, 100%, 98% हो जाएगा क्रैश या नहीं होगा, बताओ। तो सर अब मुझे ये बताओ कि क्या आपने इस तरह से क्रैश होते हुए स्टॉक्स या कॉइन्स वगैरह देखे हैं या नहीं देखे? ये भी बता दें काइंडली। अच्छा, अगर नहीं देखे, चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे 10 ऐसे क्रिप्टो के कॉइन्स दिखाओ जो 97% या उससे ज्यादा क्रैश हो गए।
वो सर 10 क्या, आप 100 भी बोलोगे निकाल कर दे देगा आपको इंशाल्लाह। चेक कर लें, वहाँ देख लें, वहाँ पे देख लें, समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। सर उसके पीछे की जो गेम है ना, आज मैंने वो आपको पढ़ाई है। सर इनके पीछे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है सर। फिर बस ऐसे ही नहीं हो सकती सर, ये खत्म हो नहीं सकती। ये बकवास करते जो बोलते खत्म हो जाएगी, पुराना हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। इनमें मजीद जो है ना इम्प्रूवमेंट आएगी, मैं आपको ये भी आज बता दूं। मैं किसी दिन इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिलेगा ना, तो आप लोग मुझे याद दिलाना, मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा जिस बंदे ने क्रिप्टो बनाया। किसी को नाम पता है उसका? बीटीसी जिसने बनाया, बिटकॉइन जिसने बनाया। सतोशी नागामोटो ऐसा कुछ करके नाम है उसका, जापानीज है। ठीक है। मैं किसी दिन आपको वालेकुम सलाम, मैं किसी दिन आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा कि ये बंदा कौन था, इसने कितना पैसा कमाया, और फिर इसने बिटकॉइन को क्यों बनाया, और फिर ये इनविजिबल कैसे हो गया। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि ये बंदा है कौन, लेकिन एक गैस है। एक मैंने किताब पढ़ी है रिसेंटली, उसमें ये कहा जाता है कि यार एक अंदेशा है कि वो बंदा ये हो सकता है। 100% नहीं पता। नहीं नहीं, एलन मस्क नहीं है, वो एक और बंदा है। एलन मस्क नहीं है वो, जापान का बंदा है, चलें ये भी बता देता हूँ। एलन मस्क तो अमेरिकन है ना, वो जापानीज है। ठीक है। सो आज के लिए ना सर ये असाइनमेंट है आपका। आपने वो स्टॉक्स निकालने हैं जो 80 90 95% क्रैश कर गए, देखें उनको क्या हुआ, कितने दिन में क्रैश हुए, कितने दिन में मार्केट ऊपर गई। ये सारा अगर आज आप असाइनमेंट करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये जो मार्केट है ना, ये कैंडलों पे नहीं चलती है भाई। इसके पीछे गेम है, इसके पीछे ट्रैप्स हैं, इसके पीछे बड़े दिमाग है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी एनर्जी लगती है लोगों की, तब ये स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बन जाता जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये हो गया तो बस कर लो भाई। इसकी वजह है, ये करने में उनकी एनर्जी लगती है, उनका पैसा लगता है भाई। तभी तो मैं कहता हूँ ये बन गया तो आप करो, इस पर रिस्क लो। क्यों रिस्क लेने का कहता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अब बड़ा इन्वेस्टर घुसा है मार्केट में। सर बड़ा इन्वेस्टर लॉस नहीं करता अपना, ये अंडरस्टूड बात है। छोटे लोग अपना लॉस जल्दी कर लेते क्योंकि वो जज्बाती होते हैं, फोमो में आके फैसला करते हैं। बड़े इन्वेस्टर बड़ा सोच समझ के सारे लूज पॉइंट्स को, सारे जो भी पॉसिबिलिटीज उनको जज करके फिर काम करते हो। सर उनके पास टीम होती है पूरी। ठीक है। इस तरह नहीं है कि मकसद उन्होंने आके कुछ भी सोचा, कुछ भी बोला और हो गया, नहीं, वो इस तरह काम नहीं करते। ठीक है। सो आज के लिए हमारी क्लास जो है वो यहीं पे एंड हो रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और इंशाल्लाह ताला इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप मुझसे पूछिएगा। कल की क्लास में मैं मज़ीद आपसे सवाल करूँगा कि जो आज मैंने पढ़ाया उसको कितना बैक टेस्ट आपने किया है, और कितना जो है वो आपको समझ आया। ठीक है? सो इंशाल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? क्यों? तो ज़ोर का क्या